राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम यूपी स्पेशल के प्रश्नों को देखते हैं, जो कि हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, यूपीपी के लिए जिसका परीक्षा रद्द हो गया है, और जो अभी हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट का एक साथ ही पेपर होना है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है यूपी स्पेशल। और इसी क्रम में हमारा आज प्रैक्टिस सेट 101वां होने वाला है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको सारी अपडेट्स मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए अपने प्रश्नों को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देखते देखते ही यह प्रश्न याद भी हो जाए। तो आज पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। पहला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें तोते हिंद भी कहा जाता था। तो कहाँ से बिलोंग करते थे? लखनऊ से, कासगंज से, फिरोजाबाद से या बरेली से? तो जो अमीर खुसरो का जहाँ पर ये पैदा हुए थे, यह गांव का नाम था पटियाली और जिला था कासगंज। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो कासगंज से बिलोंग करते थे। और अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो अबुल हसन यामीनुद्दीन मोहम्मद था। अबुल हसन यामीनुद्दीन मोहम्मद था। और खुसरो को खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है और इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी का स्थान है कानपुर से। अब आप जालौन की तरफ जब बढ़ेंगे, जालौन जिले में, तो कालपी जो नगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा के, यमुना के, नर्मदा के या कृष्णा के? तो आपको बताना है कालपी किस नदी के किनारे स्थित है। तो जब आप देखेंगे गंगा को, अगर आप समझते हैं गंगा नदी को, तो जो कालपी क्षेत्र है, जालौन क्षेत्र है, वो बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड क्षेत्र में गंगा तो जाती नहीं। और नर्मदा जो है हमारी एमपी की नदी है, कृष्णा साउथ इंडिया की नदी है। जो यमुना है हमारी, जो इलाहाबाद में प्रयागराज में आगे गंगा से मिलती है, वह जालौन होते हुए इलाहाबाद की तरफ आती है। तो जो बी ऑप्शन है यमुना, बिल्कुल सही है। यमुना नदी के किनारे ही कालपी नगर बसा हुआ है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? अयोध्या, कन्नौज, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज या वाराणसी? यह प्रश्न यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो अगर आप नगरों के बारे में समझते हैं, उत्तर प्रदेश को समझते हैं, जो वाराणसी है वह, उसको बहुत ज्यादा प्राचीन माना जाता है। जब लोग दुनिया में नहीं रहते थे, तब से वाराणसी शहर है, क्योंकि यहाँ देवताओं का भी निवास हुआ करता था। तो बहुत ज्यादा प्राचीनतम नगरी जो है वह वाराणसी है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक वाराणसी को माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? चित्रकूट में, कानपुर में, गोरखपुर में या वाराणसी में? यह प्रश्न यूपीपी कांस्टेबल के पेपर में 18 जून 2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो यह जो भीतर गांव मंदिर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, कहां पर है, आपको बताना है। तो चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी? तो इसका सही जवाब है वह कानपुर जिले में या भीतर गांव मंदिर स्थित है। यहाँ गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं, जो गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है। ईंटों का बना यह मंदिर अपनी सुरक्षित तथा उत्तर सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी छत शिखरमयी है तथा बाहर की दीवारों के ताकों में मेढ़मयी मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। तो भीतर गांव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। यूपीपी वालों इसे याद कर लो। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रानी अहिल्याबाई के द्वारा, हरिश्चंद्र के द्वारा, रानोजी सिंधिया के द्वारा या मोरोपंत पिंगल के द्वारा? यह भी प्रश्न उसी शिफ्ट में यूपीपी के पेपर में 18 जून 2018 को पूछा गया था। तो काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है
और वहां पर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है गंगा के नदी के किनारे, तो इनका जो निर्माण कराया गया था वो रानी अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया था। अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना होगा आपने, जो कि इंदौर की महारानी थी। इन्होंने ही 1780 में इसका निर्माण कराया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है या किस नगर में है? विदुर में, सीतापुर में, वाराणसी में या इलाहाबाद में? यह भी प्रश्न उसी यूपीपी कांस्टेबल के शिफ्ट में पूछा गया था 18 जून 2018 को। इस प्रश्न का जिक्र हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी करा था कि यह विदुर का जो क्षेत्र है, यहीं पर महर्षि वाल्मीकि का जिन्होंने रामायण लिखा था, इनका आश्रम था। तो विदुर बिठूर जो है बहुत सही जवाब है इसका। यहीं पर महर्षि वाल्मीकि का जन्म नहीं, माफ करिएगा, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और यहीं पर माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में शरण ली थी और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को भी जन्म यहीं पर बिठूर में ही दिया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा या तारा शिकोह के द्वारा? जो आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। शाहजहां के द्वारा कराया गया था। मोती मस्जिद को पर्ल मॉस्को की उपाधि दी गई है। शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। इसके शीर्ष पर स्थित 3 गुंबदों का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है, जो देखने में अति आकर्षक लगते हैं। यह गुंबददार कोखों से बनी एक श्रृंखला है, जिसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया था। तो यह आगरा में मोती मस्जिद, ताजमहल के अंदर इसका निर्माण कराया गया है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, फर्रुखाबाद में गंगा नदी किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह के द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, शाहजहां के द्वारा या जहांगीर के द्वारा? तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति है, जो हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं, अनुष्ठान, लोक और भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में नवाब मोहम्मद खान बंगेज ने की थी। फर्रुखाबाद नामक मुगल बादशाह फर्रुखसियार के नाम पर रखा गया है। काशी की तरह यह गली गली में शिवालय स्थित है। काशी की तरह यहाँ पंचाल घाट, घटिया घाट पर ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बनाए गए हैं। तो जो इनमें ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर ऑप्शन सही करना होगा तो फर्रुखसियर एक राजा थे, मुगल बादशाह थे, इन्होंने इस जिले की स्थापना की थी। तो इनको ही हमें याद रखना पड़ेगा, फर्रुखसियर को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? चांदपुर में, दुधई में, देवगढ़ या चंदेरी में? यह प्रश्न यूपी से जज वाले एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आने वाले दुधई गांव से नरसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा 35 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा का मुख शेर और शरीर मनुष्य का दिखाया गया है, जो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। यहाँ पर गुप्त वंशी अनेक मूर्तियां और मंदिर मौजूद है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको हम दुधई गांव ललितपुर में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर पैदा हुए थे, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, या ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, या यहाँ मर गए थे। तो जो हमारा यह कुशीनगर है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर में जो भगवान बुद्ध थे उनका यहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि यहाँ पर वो मरे थे, यहाँ पर उनका देहांत हुआ था। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था। कुशीनगर प्राचीन काल में कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना है जिसे रामभर स्तूप कहा जाता है, जहाँ बुद्ध की अस्थियां आज भी रखी हुई हैं।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, वह कहाँ पर है? वहां पर क्या है? हिरण का उद्यान है, मूल गंध कुटी विहार है, तिब्बती मंदिर है, या रामभर स्तूप है? जहां पर कुशीनगर में बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, वहां पर रामभर स्तूप बनाया गया है, जहां महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हुई है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर या प्रयागराज में? तो जो बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ के ऐतिहासिक धरोहर है, इसे भूल भुलैया भी कहते हैं, जिसका निर्माण आसफ उद्दौला ने वर्ष 1784 में करवाया था। यह विशाल गुंबद नुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इस इमामबाड़ा में एक असरी मस्जिद भी है, जहां गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनारें भी हैं। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, जिसे भूल भुलैया भी कहते हैं? तो यह लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, वह कहाँ पर स्थित है? राजगृह में, चंपा में, श्रावस्ती में या कौशाम्बी में? यह प्रश्न यूपी पीसीएस जज के एग्जाम में 2006 में पूछा गया था। तो घोषिताराम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध उद्यान है। जहां पर घोषिताराम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था। श्रेष्ठी घोषित का भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित था। तो यह कौशाम्बी में स्थित है जो घोषिताराम, जहां पर भगवान बुद्ध कुछ दिनों के लिए ठहरे थे। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? अगर हम कवियों की बात करेंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कवि हुए हैं, जिनमें मुंशी प्रेमचंद का नाम अव्वल है, क्योंकि इनके जैसा कोई उपन्यासकार हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, आरामपुर में, गाजियाबाद या वाराणसी में? तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे, जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण किया करते थे। तो अगर हमें मुंशी प्रेमचंद की बात करनी है तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, लमही गांव था। कब जन्म हुआ था? 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, जो कि स्थित है, कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में, देवरिया में, मथुरा में या कौशाम्बी में? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह लोअर पीसी जो होता है उसके एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। तो कंकाली टीला मथुरा में एक स्थित टीला है। इस टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम कंकाली टीला है। 1890-91 में डॉक्टर फुअरर के नेतृत्व में यहाँ खुदाई हुई, जिसमें प्रसिद्ध भव्य जैन स्तूप प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था, जिसको हमें याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? जौनपुर में, कन्नौज में, फतेहपुर सिकरी में या बाराबंकी में? तो प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में स्थित है, जो कि आगरा जिले में है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा आदि प्रसिद्ध इमारतें भी बनवाई गई हैं फतेहपुर सिकरी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो, पिछले प्रैक्टिस सेट देखा होगा, तो उसमें जो हमारे उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद थे, हमने उनकी बात की थी, जो थे सुरसेन, पंचाल, मत्स्य तो जयपुर को बोलते थे, और भी जो थे उनकी हमने बात की थी। वत्स हो गया, काशी हो गया। तो इसमें जो मथुरा के क्षेत्र को कहा जाता है वह सूरसेन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूरसेन कहा जाता था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय
या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय जी का जन्म प्रयाग में सन 1861 में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छठी सदी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? आपने चेदी महाजनपद का भी नाम सुना होगा। तो इस किस क्षेत्र को कहा जाता था? बुंदेलखंड को, अवध को, अंग को, अवंती को? यह प्रश्न यूपीपी कांस्टेबल के 19 जून 2018 को पूछा गया था शिफ्ट 1 में। बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद शामिल थे, जिनमें हमारा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में चेदी था। एक बार आपका फिर से रिवाइज करा देते हैं उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपदों के बारे में। काशी था, जो आजकल के वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। उसके बाद वत्स था, जो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। कोसल था, जो कि फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है। मल्ल था, जो देवरिया के आसपास का क्षेत्र है। चेदी बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र था। और उसके अलावा सूरसेन जो था मथुरा के आसपास का क्षेत्र, और पांचाल जो था बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र था। तो चेदी हमने अभी पूछा था, तो बुंदेलखंड के आसपास का यह क्षेत्र था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक और था कुरु था, जो कि मेरठ, थानेश्वर, दिल्ली क्षेत्र को कवर करता था। आज का आखिरी प्रश्न है हमारा, भद्र विहार नामक ज्ञान राजा हर्षवर्धन ने एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? राजा हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे? तो यह राजा थे उत्तरी यूपी, पश्चिमी यूपी, उत्तरी यूपी से लेकर दिल्ली हरियाणा तक के राजा थे, जिन्होंने भद्र विहार नामक जो एक बृहद केंद्र था उसकी स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने स्थापना इसकी कन्नौज में की थी, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में अपनी राजधानी कन्नौज में ही रखी थी। तो इन्होंने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। हर्ष के जो दरबारी कवि थे उनका नाम बाणभट्ट था, जिन्होंने हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना की थी। इसके अलावा हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटकों ग्रंथों प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना खुद से भी की थी। तो राजा हर्षवर्धन कवि भी थे और राजा भी थे। आज आपने 20 प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि आपको यह 20 प्रश्न आसानी से याद हो गए होंगे। अगर कुछ पूछना या बताना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ कर बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।